Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes and on this channel now we are discussing about manual of office procedure और ऑफिस प्रोसीजर में अभी हम मैनेजमेंट ऑफ डाक एंड रिसीट्स जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के बारे में अब हम यहाँ पर इस सेशन में विस्तार से समझेंगे। इस क्लास में हम फ्लो चार्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए डाक एंड रिसिप्ट, डाक को और रिसिप्ट का डिस्पोजल कैसे होता है उसके बारे में हम फ्लो चार्ट देखेंगे। रिसिप्ट ऑफ डाक के बारे में देखेंगे, स्क्रूटनी कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, एंड फंक्शन ऑफ CRU सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। फंक्शन ऑफ CRU क्या होता है उसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको लगता है कि हमारे चैनल के पर आने के बाद से उनको अगर 10% 20% भी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो एज ए कर्टसी उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, लाइक कर लेनी चाहिए, शेयर एंड कमेंट कर लेनी चाहिए। तो क्या है मैनेजमेंट ऑफ डाक एंड रिसिप्ट, उसका ये फ्लो चार्ट है। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए डाक और रिसिप्ट। जब लेटर कोई आता है, हार्ड कॉपी की बात अभी हो रही है, सॉफ्ट कॉपी की भी बात होगी। जब हार्ड कॉपी में कहीं से कोई लेटर आता है तो उसका कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले इनिशियल सोर्स ऑफ डाक कहीं से आ रहा है, वो आने के बाद से वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, रिसीव्ड इन इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर, इसको CRU बोलते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट में ही आएगा, वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट बना करके रखा जाएगा। यहीं पे सारे लेटर आएंगे, यहीं पे रिसीव किए जाएंगे। इसके बाद से सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट से एंट्री के बाद से इसको रेस्पेक्टिव सेक्शन में, किस सेक्शन से रिलेटेड है उसे रिलेटेड सेक्शन में भेज दिया जाता है। रिलेटेड सेक्शन के जो स्टाफ होते हैं वो अपने ब्रांच ऑफिसर के पास सबमिट करते हैं। ब्रांच ऑफिसर को लगता है कि इसमें इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहिए हेड को, तो डिविजनल हेड के पास वो इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। उसके बाद से यहाँ से डिसीजन, यहाँ ये ऑप्शन देंगे, ये फाइनल डिसीजन लेंगे और ये कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन होता है। कहाँ पे, जहाँ से आया था वहाँ पे कम्युनिकेट डिसीजन एंड सेक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब इस सेक्शन के पास ये घूम करके आया था, अब इसी सेक्शन के पास कम्युनिकेशन का जो डिसीजन है वो डिसीजन लेने के बाद से जो कम्युनिकेट करना है वो फिर ये प्रोसेस चलेगा। और अदरवाइज इसको एज ए रिटेंशन ये सेक्शन इज़ द कस्टोडियन ऑफ दैट। CRU इज़ नॉट कस्टोडियन, CRU इज़ ओनली फैसिलिटेशन सेंटर, इट्स ओनली पोस्ट ऑफिस। ये CRU एक तरह का पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर लेटर आते हैं और यहाँ से लेटर जाते हैं। जो आया है लेटर उसका कस्टोडियन रेस्पेक्टिव सेक्शन ही है। इसके बाद से अब रिसिप्ट ऑफ डाक में हम देखते हैं क्या क्या हम फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग सर्विस आवर, देखिए इसको बांटा गया है। ड्यूरिंग सर्विस आवर्स ऑल डाक इंक्लूडिंग दोज एड्रेस टू मिनिस्ट्रीज ऑफिसर्स बाय नेम विल बी रिसीव्ड इन द CRU। सो वर्किंग आवर में, ड्यूरिंग ऑफिस आवर में जितने भी लेटर आएंगे, जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस आएंगे, उन सब को CRU में रिसीव किया जाएगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट में रिसीव किया जाएगा। हाउ अवर डाक विद इमरजेंसी ग्रेडिंग एड्रेस टू मिनिस्टर ऑफिसर बाय नेम इज सेंट थ्रू स्पेशल मैसेंजर डायरेक्टली टू द एड्रेसी देमसेल्व्स, इट विल बी रिसीव्ड बाय देम और देयर पर्सनल स्टाफ। जहाँ कहीं भी अर्जेंसी लिखा हो, ये रूटीन मैनर की बात हो रही है। अगर कुछ अर्जेंट लेटर नेचर का कोई डाक आया हो, लेटर आया हो, मेल आया हो, तो दैट विल बी सेंट डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड ऑफिसर और उनका जो स्टाफ होगा वो इसको रिसीव करेगा।
In case an officer is on leave, training, tour, retired, transferred from the office, the successor of the personal staff concerned, the link officer, the officer below the such retired officer, transferred officer concerned dealing with such officer will receive the डाक with urgency। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी पर्सनल ऑफिसर के नाम पे कोई अर्जेंट मेल आया है, अगर वे लीव पे हैं, ट्रेनिंग पे हैं, टूर पे हैं, रिटायर हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो सक्सेसर होंगे वे सक्सेसर उसको रिसीव करेंगे। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, आउटसाइड द ऑफिस आवर, बंद हो गया ऑफिस जो है 9 AM to 5 PM और 5 PM के 9 AM से पहले और 5 PM के बाद का पोजीशन ये बता रहे हैं। आउटसाइड द ऑफिस आवर डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेसिडेंस इफ़ मार्क्ड इमीडिएट एंड एड्रेस्ड बाय नेम। सो कहने का मतलब ये है कि वैसे डाक जो इमीडिएट नेचर के हैं एंड बाय नेम एड्रेस किए हुए हैं, उनको क्या करेंगे, उनके होम एड्रेस पर डिलीवर करवा देंगे। अदरवाइज रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 विल फॉलो। आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर में बहुत अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, और अगर वो इमरजेंसी का उस पर स्टिकर लगा हुआ है और वो पर्सनली एड्रेस्ड है, तब उनके घर पे उसको डिलीवर कराएंगे, उनके रेसिडेंस पे डिलीवर कराएंगे। अदरवाइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर सेंट्रल रजिस्ट्री एंड इन केस ऑफ अर्जेंट नेचर टू द इंडिविजुअल ऑफिसर। इसके बाद से द कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स इन द डिपार्टमेंट विल बी डाउनलोडेड। अब यहाँ पर ईमेल वाला कंसेप्ट आता है। कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स इन द डिपार्टमेंट विल बी डाउनलोडेड सेंट्रली बाय द डिपार्टमेंट बाय योर डेजिग्नेटेड पर्सन। सो ईमेल का भी कंसेप्ट वहीं पे है। ऐसा नहीं कि 1 to 1 आते जा रहा है और उसकी कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम करने वाला है, क्रॉस रेफरेंस में, सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ईमेल वाला में भी क्या करना है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे सेंट्रली उसको कंट्रोल किया जा सके, सेंट्रली उसको मॉनिटर किया जा सके, कौन मेल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल इन द डिपार्टमेंट विल बी डाउनलोडेड सेंट्रली बाय द डिपार्टमेंट बाय ए डेजिग्नेटेड पर्सन हु विल फॉरवर्ड द सेम टू द सेंट्रल रजिस्ट्री। सच कम्युनिकेशंस एड्रेस्ड टू द मिनिस्ट्रीज ऑफिसर्स विल बी डाउनलोडेड बाय देम और देयर पर्सनल स्टाफ। सो ईमेल के लिए क्या होता है, ईमेल आईडी होता है। तो ईमेल आईडी अगर एडमिन का दिया हुआ है तो ईमेल तो एडमिन को ही जाएगा। वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके चाहे रीरूट करेंगे, रीरूट करके ये सेंट्रल रजिस्ट्री में जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्री से फिर से वो चेन फॉलो होगा। इसके बाद से देखते हैं स्क्रूटनी कैसे करते हैं। स्क्रूटनी ऑफ डाक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रूटनी कैसे करते हैं, डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर डाक एंड डील विद फर्स्ट। सो जैसे हमारे पास डाक आएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्जेंसी ग्रेडिंग किसी पे है क्या। अगर अर्जेंट है तो उसको अलग कीजिए और रूटीन मैनर को अलग करना है। तो इस तरीके से इसको स्क्रूटनी हम कर रहे हैं। ऑल कवर्स एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू मिनिस्टर ऑफिसर्स बाय नेम और दोज बियरिंग ए सिक्योरिटी ग्रेडिंग विल बी ओपनड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सील्ड कवर आएंगे वो सारे सेंट्रल रजिस्ट्री ही खोलेगी। उसको खोलने के लिए अलग से किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। उसको सेंट्रल रजिस्ट्री के पास पावर है, वो सेंट्रल रजिस्ट्री खोलेगी, उसको देखेगी, तभी तो पता चलेगा किसके पास भेजना है। एक्सेप्ट दोज विच आर एड्रेस टू मिनिस्टर पर्सनली और बाय सम ऑफिसर बाय नेम। और 3 कंडीशन है, किसी मिनिस्टर को पर्सनली हो, ऑफिसर बाय नेम हो या सिक्योरिटी ग्रेडिंग हो। सिक्योरिटी ग्रेडिंग क्या होती है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, रूटीन मैनर्स। सो ये सब सिक्योरिटी ग्रेडिंग होती है। अगर सिक्योरिटी ग्रेडिंग हायर है तो सेंट्रल रजिस्ट्री उसको नहीं खोलेगी क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच होने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। वैसे कंडीशन में वो इसको नहीं खोलेंगे, इसको वो भेज देंगे उस कंसर्न डिपार्टमेंट को। ऑन ओपनिंग ऑफ द डाक द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट विल चेक enclosures and indicate on the डाक if any them found missing।
जब हम डाक खोलेंगे, लेटर खोलेंगे, तो उसमें अगर कहीं पे इनक्लोजर मेंशन किया हुआ है और वो इनक्लोजर उसमें अटैच है कि नहीं वो चेक करना है। अगर अटैच है तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग टू मेंशन। अगर अटैच नहीं है तो रजिस्ट्री वाले वहाँ पर एनोटेट करेंगे इनक्लोजर नॉट फाउंड। All opened DAC as well as the covers of unopened classified DAC will be date stamped as अंदर। जितना आप मेल रिसीव कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, और चाहे जो क्लासिफाइड है जिसको ओपन नहीं करते हैं तो उनके कवर पर ही, और जिनको ओपन कर लिए उनके लेटर पर ये सील मारा जाएगा। ये सील मारा जाएगा, अपना डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, रिसीव्ड ऑन का डेट रहेगा, और जो सेंट्रल रजिस्ट्री है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर वाइज एंट्री करते हैं, उसका सीरियल नंबर रहेगा। ये यूनिक नंबर है। ये CRU या IFC रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर यूनिक नंबर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। सो इसलिए ये सील मारा जाता है। 5th नंबर, द इंटायर डाक इज सॉर्टेड आउट सेक्शन वाइज एंड ऑफिसर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर से स्क्रूटनी होने के बाद से, स्क्रूटनी का मेन पर्पस है सॉर्ट आउट करना। तो सॉर्ट आउट कैसे होता है? सेक्शन वाइज होता है, ऑफिसर वाइज होता है। जिस जिस सेक्शन का उसमें नाम मेंशन किया हुआ, एडमिन का नाम किया मेंशन किया है एडमिन को चला जाएगा, बेनिफिट को किया हुआ बेनिफिट को चला जाएगा, लीगल को किया है लीगल को चला जाएगा, और कोई कोई पर्सनली ऑफिसर्स के नाम होगा उनके नाम चला जाएगा। तो इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके बाद से रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। इससे पहले हमने बताया कि सबको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें मेंशन किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तभी किया जाएगा जब उसका एंट्री होता है, जब डाक का रजिस्ट्रेशन होता है। डाक शुड बी रजिस्टर्ड एट द एंट्री लेवल सो एज टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी पेपर रिसीव्ड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो एंट्री जिस दिन जहाँ पर पहुँचेगी वहीं पे एंट्री होगी। रजिस्टर्ड डाक शैल बी रजिस्टर्ड एट एंट्री लेवल, जहाँ पर ओपन कर रहे हैं वहीं पर एंट्री होगी, क्योंकि बाद में उसे भूलने की संभावना होती है। पर्पस क्या है? टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी पेपर रिसीव्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। CRU should be strengthened with resources for registration of DAC at entry level. CRU should have registers in the prescribed format to the register DAC. So जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही उस रजिस्टर में एंट्री करना है। कैसे भी एंट्री कर ली और कैसे भी चला लीजिए, तो बाद में उसमें अकाउंटेबिलिटी चेक करते समय, बाद में ट्रेस आउट करते समय प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। ऑल डाक नीड टू बी रजिस्टर्ड एट द एंट्री लेवल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एंट्री लेवल पर ही सारे रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं, इनको छोड़ के। ये देख लीजिए, एक रिसिप्ट विच जे क्लास आर एडिक्वेटली टेकन केयर ऑफ बाय ए रजिस्टर्ड स्पेशली डिवाइस्ड फॉर द परचेज। सो ये टेलीफोन बिल वगैरह की एंट्री ये लोग नहीं करते हैं, ये उसी डिपार्टमेंट में जा कर के होता है। कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे ये एक छोटा सा लिस्ट है। इसमें कैजुअल लीव का भी एप्लीकेशन है। इसकी एंट्री लगभग रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक प्रोसेस पे एंट्री लेवल पे नहीं किया जाता है। नीचे क्या लिखा है? CRU विल मेंटेन 1 और मोर रजिस्टर्स एज रिक्वायर्ड। जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अनुसार 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद से अभी जो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक हम देख रहे हैं, इसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, ये फिजिकल मोड में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में है या ट्रांजिशन मोड में है। चिंता ना कीजिए, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे। सो फिजिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ट्रांजिशन मोड, ये रजिस्ट्रेशन के 3 पार्ट हो गए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड ट्रांजिशन मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में फिजिकल डाक, इलेक्ट्रॉनिक डाक। फिजिकल डाक में क्या क्या आता है? स्कैन किया होता है, सेव एज सिंगल PDF डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक में रजिस्टर यूजिंग द ऑफिस सिस्टम होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक डाक में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के इलेक्ट्रॉनिक डाक में ऑफिस सिस्टम से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उसको मेंशन किया गया होता है। ट्रांजिशन मोड में क्या होता है? फिजिकल डाक, इलेक्ट्रॉनिक डाक। फिजिकल में नो नीड टू स्कैन every metadata and register the DAC, write registration number on physical receipt. इलेक्ट्रॉनिक में क्या है? टेक प्रिंट आउट, इंटर मेटाडेटा एंड रजिस्टर द DAC
राइट रजिस्ट्रेशन नंबर और फिजिकल रिसिप्ट। सो ये आपका एक ये छोटा सा ये प्रोसेस है। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी। सो ट्रांजिशन मोड मीन्स processing of receipts and file is done physically and tracking is done electronically through e-file। फिर से समझते हैं। ट्रांजिशन मोड मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रिसीट्स एंड फाइल इज डन फिजिकली, मतलब फिजिकली ये लेटर आया है, फिजिकली ये हार्ड कॉपी पर लेटर आया, हार्ड कॉपी पे लेटर जा रहा है, बट ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई ऑफिस। ई ऑफिस में इसकी ट्रैकिंग मेंटेन की जाती है at the stage of registration। Electronic mode means processing of receipts and files is done electronically through e-file। सो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और इस यहाँ पर ट्रांजिशन में क्या है, ये हाइब्रिड है, इसमें फिजिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक में सिंगल है, रिसिप्ट एंड फाइल्स इज डन इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई-फाइल, और log of moment details of files, receipts, electronic as well as physical is maintained in the system। तो ये रहे कुछ टर्मिनोलॉजी जिनके बारे में हमें जानना ही चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, ये आपका वो रजिस्टर है, स्पेसिफाइड रजिस्टर है, और इस स्पेसिफाइड रजिस्टर के अनुसार ही हमारे पास भी डाक रजिस्टर होने चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये हो सकता है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 हो जाए। सो ये डिसाइड करेगी डिपार्टमेंट कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे शुरू किया जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर होने के बाद से अब पार्टिकुलर ऑफ डाक रिसीव्ड, अब आपने जो लेटर खोल दिया है, ओपन कर दिया इन्वेलप ओपन करने के बाद से लेटर रेफरेंस नंबर लिखना है, उसका डेट लिखना है, कहाँ से आया है और किस लैंग्वेज में आया है। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप मेंशन करना है। लेटर का रेफरेंस नंबर होता है, रेफरेंस नंबर लेटर का डेटेड क्या है, कहाँ से आया है, किसके पास से आया है और किस लैंग्वेज में आया है। उसके बाद से सब्जेक्ट, ब्रीफ सब्जेक्ट, जनरली सब्जेक्ट हेडिंग लिखा होता है लेटर में ही, सो वो सब्जेक्ट हेडिंग शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। टू होम सेंड, किस सेक्शन को आप भेज रहे हैं, किस अफसर को आप भेज रहे हैं। अगर कुछ फाइल नंबर वगैरह है तो फाइल नंबर मेंशन कीजिए, उस सेक्शन का जो जिस फाइल से ये रिलेटेड है, अगर फाइल नंबर है तो मेंशन कीजिए। उसके बाद से उसका रिप्लाई अगर आप भेजते हैं तो रिप्लाई कब सेंड किए और उसका मोड ऑफ सेंड, मतलब लैंग्वेज ऑफ रिप्लाई क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, बाईलिंगुअल है, ये मेंशन करना है। ये जो राजभाषा विभाग का जो इंस्पेक्शन होता है ये उसके काम में आता है, सो इसलिए यहाँ पर उसका लैंग्वेज लिखना में ज़रूरी है। रिमार्क्स नो रिप्लाई वाज नेसेसरी, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो उसी के अनुसार जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक उसी तरीके से चलता है। Next is registration of DAC। Now this is the instruction for the columns which we have just now seen it। So पहला इसमें क्या है, कॉलम 1 to 5 will be filled at the stage of registration। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वाला मेंशन करना है। आपको ये जितना भी यहाँ से 1 to 7 जो डिटेल दिया हुआ है, these all details are shown here। सो ये 1 to 5 जो है ऑन रिसिप्ट हो गया, 6 जो है सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये डिवीजन मार्क ले लीजिए 6। सो 1 to 5 जो है वो रिसीव करने पर ही हो गया, 6 जो है सब्जेक्ट मैटर हो गया, और उसके बाद से 7 से 10 जो है रिप्लाई प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक बड़ी आरामी से, बड़ी आसानी से, बिना किसी कन्फ्यूजन के समझा जा सकता है। इसके बाद से फंक्शंस ऑफ CRU, जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट है, उसके फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में हमें जानना है। तो CRU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। MCQ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CRU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट means a section or unit within a department consisting of functionaries like resident clerk and night duty clerk। The unit is entrusted with the responsibility of receiving, registering and converting physical DAC into electronic receipts and distributing, marking and sending them। सो CRU का इतना काम है। CRU का मेन फंक्शन क्या है,
जितने भी कम्युनिकेशन है, लेटर्स हैं, उस सबको डाक है, डाक को रिसीव करना और रिसीव करके कंसर्न ब्रांच में, कंसर्न सेक्शन में भेजना और वहाँ से रिप्लाई लेकर के जहाँ से आया था उसको वापस भेजना। सो इसका फ्लो चार्ट क्या है? रिसिप्ट ऑफ डाक से शुरू होता है, उसकी स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग के बाद से जो थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज में इसको The scanned copy of the डाक is uploaded in the system along with the details. Then fourth में हो जाता है, if the processing on a receipt is done is to be done in physical form, the registration is to be done using the e-file. और इसके बाद से if डाक received is in the form of email, then electronic processing in e-office will be done, physical processing in e-office will be done. So this is all about registration. आज का नीति श्लोक, त्यजेद धर्मदयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजते, त्यजेत क्रोधमुखी भार्या निःसिन स्नेह बांधस्वाजेत। अर्थात धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देनी चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों का भी त्याग कर देनी चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे नीति श्लोक में बताया गया है कि किनको हमें को क्या सर्वग्राह्य होना चाहिए और किनका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इसके अनुसार, इस नीति श्लोक के अनुसार, धर्म में अगर दया नहीं हो तो उस धर्म का त्याग कर दीजिए। धर्म बना ही है दया के लिए, मानव मात्र के लिए धर्म बना है, मानव मात्र के कल्याण के लिए धर्म बना है। अगर धर्म मानव मात्र के कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है, दया के बदले में क्रूरता उत्पन्न करता है, तो ऐसे धर्म को तत्काल ही त्याग देनी चाहिए। अगर गुरु विद्याहीन हो, गुरु इनको उस ऐसे गुरु को अपनाना नहीं चाहिए, विद्याहीन गुरु का त्याग कर देनी चाहिए। पत्नी अगर क्रोधी हो, पत्नी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी होती है, मनोरमा होनी चाहिए, सुशीला होनी चाहिए, शुभांगी होनी चाहिए, सब ठीक है। लेकिन अगर पत्नी क्रोधी है तो वो घर का विनाश करके छोड़ेगी। इसलिए अगर पत्नी क्रोधी हो तो उसके भी रखने पर विचार करने चाहिए और स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देनी चाहिए। बंधु बांधव का मतलब होता है आपसी स्नेह, आपसी सद्भाव। अगर आपसी स्नेह ही नहीं है, आपसी सद्भाव ही नहीं है, तो ऐसे बांधवों का तुरंत त्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये धोखा दे सकते हैं। इसलिए इस नीति श्लोक का कंक्लूजन ये है कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देनी चाहिए। विद्याहीन गुरु को त्याग देनी चाहिए, क्रोधी पत्नी को त्याग देनी चाहिए तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेदर किया है, कुछ नॉलेज गेदर किया है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जिनको लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं आता, अपने घर के बच्चों से पूछ लें, बच्चे बता देंगे कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक डेमो हमने दे रखा है कि कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। फिर भी नहीं आता, घर के बच्चों से पूछ लें, बच्चे बता देंगे सब्सक्राइब कैसे करते हैं टच करने से, लाइक कैसे टच करते हैं, ये बेल आइकन कैसे टच करते हैं। और कमेंट तो वहीं करेंगे जिनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्षमता हो, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उनसे कमेंट की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अगर प्रखर हैं, विद्वान हैं और अगर आपके अंदर में विद्या है, तो जो कुछ भी आप सुनेंगे, समझेंगे, उससे आपके भीतर कुछ न कुछ भावनाएं निकलेंगी। ये चीज़ें अच्छी लग रही है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। जो चीज़ें अच्छी लग रही है और नहीं लग रही है, उसी को कमेंट बॉक्स में डालना है। शुरू कर दीजिए, बहुत काम आसान है। डिस्क्लेमर क्या है? इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉ शैल प्रिवेल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।